हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 19 अप्रैल के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के दिन लोगों को लिवर की बीमारियों को लेकर जागरूक किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि लिवर बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे 19 अप्रैल हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। साल 1975 में 19 अप्रैल के दिन ही इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था आर्यभट्टा। हालांकि ये सैटेलाइट इसरो ने खुद जरूर बनाई थी, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था रशिया से। उस समय रशिया नहीं, सोवियत यूनियन हुआ करता था और सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी का नाम था इंटरकॉस्मोस। साल 1975 में इसरो के पास सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इसरो ने सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस की मदद ली और उनके रॉकेट के ऊपर ही भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। हालांकि ये मदद भी रशिया ने फ्री में नहीं की थी। साल 1975 से ठीक 3 साल पहले 1972 में भारत और सोवियत यूनियन की सरकार के बीच एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत भारत अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल रशिया को शिप्स को ट्रैक करने और शिपिंग वेसल्स को लॉन्च करने देगा। बदले में रशिया भारत की सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। इसके साथ ही आपको याद होगा 2 रुपीज के बैंक नोट के ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट या फिर ये कह लो कि एक सैटेलाइट की शेप बनी हुई होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इमेज भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा की है, उसकी ही रिप्रेजेंटेशन है। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। टॉप 10 सीरीज में ही हमने आपको बताया था कि 30 अप्रैल को करंट नेवी चीफ आर हरिकुमार सर रिटायर हो रहे हैं, यानी कि बस 11 दिन ही बचे थे। इसी के चलते पिछले कल देर शाम को भारत सरकार ने अगले नेवी चीफ की घोषणा कर दी है। भारत के नेक्स्ट नेवी चीफ अपॉइंट किए गए हैं वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी सर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये नेवल एसेट्स के कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट है। इन्होंने इसी साल 4 जनवरी को वाइस चीफ का पदभार संभाला था, यानी 5 महीने कंप्लीट करने से पहले ये नेवी चीफ प्रमोट हो गए। अब ये 30 अप्रैल को अपना पदभार संभालेंगे। आपको याद दिला दूं कि करंट आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सर भी अगले महीने 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और फिलीपींस को लेकर। आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले जनवरी 2022 में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स परचेज की थी। इसी को लेकर एक अपडेट आ रही है जिसके मुताबिक आज यानी 19 अप्रैल को भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स का पहला बैच डिलीवर करने जा रहा है। डील साइन होने के 2 साल 3 महीनों के बाद भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C7 ग्लोबमास्टर में ये मिसाइल्स फिलीपींस के लिए भेज दिए हैं। पिछले साल फिलीपींस नेवी के 21 सोल्जर्स ने भारत आकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस को लेकर ट्रेनिंग भी ली थी। आज की थर्ड अपडेट आ रही है स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर। दुनिया के टॉप 3 फूड प्रोड्यूसर देशों की बात करें तो वो हैं चाइना, भारत और अमेरिका। लेकिन हैरानी वाली बात है कि स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में भारत का चाइना और अमेरिका को तो छोड़ ही दो, अफ्रीकन देशों से भी बहुत ही बुरा हाल है। भारत के पास अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट के कंपैरिजन में मात्र 47% स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी अगर हम सालाना 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से हम केवल 47 यूनिट्स को ही स्टोर कर पाते हैं। बाकी की 53% फसल खराब हो जाती है, या फिर ये कह लो कि वो पूरी तरह से भगवान भरोसे रहती है और उनके लिए भारत के पास प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जबकि चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना की स्टोरेज कैपेसिटी उसके टोटल आउटपुट के कंपैरिजन में 107% है, जबकि अमेरिका की 161%, यानी कि ये देश विदेशों से इंपोर्ट करके उसको भी स्टोर कर सकते हैं। आप सोचिए कि भारत का कितना बुरा हाल है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है ब्रिक्स संगठन को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल ब्रिक्स संगठन में 5 नए देशों को जोड़ा गया था, सऊदी अरब, UAE, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। इन 5 देशों को जोड़ने के बाद अब साल 2014 में अभी तक दुनिया के 40 देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी साल का ब्रिक्स समिट होगा रशिया में, जो कि साल के अंत में 22 से 24 अक्टूबर को होना है। अब रिपोर्ट आ रही है कि इस साल के 2024 ब्रिक्स समिट में 6 नए देशों को ब्रिक्स में एंट्री दी जाएगी। अभी समय ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स ऑलरेडी हो गए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ब्रिक्स की एक्सपेंशन को सपोर्ट करना चाहिए? क्या ब्रिक्स में और नए देशों को जोड़ना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। आपको याद होगा ईरान ने कुछ ही दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इजराइल के बिजनेसमैन का एक शिप सीज कर दिया था, जिसके ऊपर भारत के 17 क्रू मेंबर्स थे। खबर आ रही है कि इनमें से एक महिला क्रू मेंबर जिनका नाम है मिस जोसेफ, वो पिछले कल ईरान से भारत वापस आ गई हैं। पिछले कल वो केरला के कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुई। उन्होंने बताया कि बाकी के 16 क्रू मेंबर्स बहुत ही अच्छी हालत में हैं, स्वस्थ हैं और वो इंडियन एम्बेसी और भारत के अपने परिवारों के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। हालांकि वो भारत वापस क्यों नहीं आए, इसके बारे में कोई पक्की खबर अभी तक नहीं आई है। सस्पेंस इसलिए भी बना हुआ है
क्योंकि पिछले कल ईरान के भारत में एम्बेसडर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के क्रू मेंबर्स को ईरान ने डिटेन नहीं किया हुआ है और वो कभी भी भारत आ सकते हैं। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने एक बार फिर भारत से पंगा लिया है। भारत के लोकसभा इलेक्शंस के चलते एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और कनेडियन सिटीजन्स को भारत ना जाने के लिए बोला है। कनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भारत की ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया में कनाडा के खिलाफ काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, इसलिए भारत में कनाडा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो सकते हैं, कनाडा विरोधी प्रदर्शन हो सकते हैं, जिसमें कनाडा के सिटीजन्स को हैरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर रीजन में कनेडियंस को भारत के अनजान लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके आगे कनाडा ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि भारत में भीड़ भाड़ के एरिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन वगैरह को यूज नहीं करना चाहिए। हद तो ये होगी कि कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को ये तक कहा है कि वो भारत में अकेले ट्रैवल ना करें, किसी को साथ ले जाएं और अपने फैमिली मेंबर्स को अपने सभी ट्रैवल प्लान के बारे में पहले से इन्फॉर्म करें। मणिपुर तो चलो समझ आता है, वहाँ पर हिंसा चल रही है, लेकिन असम और जम्मू कश्मीर में भी अपने नागरिकों को जाने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि बैंगलोर, चंडीगढ़ और मुंबई के लिए भी कनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर वहाँ पर जाना ज्यादा जरूरी नहीं है तो वहाँ पर भी ना जाएं। वैसे देखा जाए तो कनाडा पूरी दुनिया का पहला देश है जिसने लोकसभा इलेक्शंस के चलते भारत के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जस्टिन ट्रूडो वाकई में भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेंगे। आज की 7th अपडेट आ रही है ब्रिटेन से। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछले कल ब्रिटेन की संसद में मणिपुर हिंसा के मुद्दे के ऊपर वहाँ पर चर्चा हुई है, जो कि पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। इस मुद्दे के ऊपर ब्रिटिश सांसदों ने भारत सरकार के ऊपर सवाल भी उठाए हैं और ऐसी डिबेट हुई है वहाँ पर मानो मणिपुर भारत का नहीं बल्कि ब्रिटेन का हिस्सा हो। आप सोचिए कि ये लोग आज भी इस तरह से बर्ताव करते हैं कि भारत इनकी जिम्मेदारी है। इनके देश में क्या हो रहा है हमारी संसद में वो तो कभी आज तक डिस्कस ही नहीं किया गया, लेकिन ये लोग पता नहीं कब सुधरेंगे। आज की 8th अपडेट आ रही है टेस्ला कंपनी को लेकर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, टेस्ला कंपनी भारत में अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जिसके लिए टेस्ला कंपनी को गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकार ने अपनी तरफ से लैंड का ऑफर दिया है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक नई स्टेट की एंट्री हो गई है, वो है राजस्थान। खबर आ रही है कि राजस्थान की सरकार के ऑफिशियल्स ने टेस्ला इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स की टीम के साथ एक मीटिंग करके नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउन में एक लैंड ऑफर की है, वो भी बहुत ही आसान टर्म्स और कंडीशन के ऊपर। राजस्थान का नाम इस डील में पहली बार आया है, लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टेस्ला कंपनी कौन सी स्टेट को सिलेक्ट करती है। आज की 9th अपडेट आ रही है गूगल और इजराइल से लिंक्ड। दरअसल हुआ क्या कि गूगल कंपनी और अमेजोन कंपनी ये दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट निम्बस। इसके तहत इजराइल की सरकार को ये दोनों ऑनलाइन क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए उन्होंने इजराइल की सरकार के साथ $1.2 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब हुआ क्या कि गूगल के कैलिफोर्निया वाले ऑफिस में कुछ एम्प्लॉइज वहाँ पर उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ये सारे लोग इजराइल विरोधी थे, फलस्तीन का समर्थन करते थे। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि एक साथ इकट्ठा होकर गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन के ऑफिस के ऊपर ही कब्जा कर दिया और वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे। इन्होंने अपने प्रोटेस्ट का नाम रखा गूगलर्स अगेंस्ट जेनोसाइड और उन्होंने मांग की कि गूगल कंपनी इजराइल की सरकार को क्लाउड सर्विसेज ना दे और $1.2 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। इसी प्रोटेस्ट के चलते इन सब ने 10 घंटे तक गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन के ऑफिस को ऑक्यूपाई करके रखा, जिसके बाद गूगल कंपनी ने तंग आकर पुलिस को बुलाया और इन सबको अरेस्ट करवा दिया है। इसके साथ ही गूगल ने इस इंसिडेंट के ऊपर अपनी खुद की कार्रवाई की और टोटल 28 लोगों को टर्मिनेट करके नौकरी से निकाल दिया है और कहा है कि वो इजराइल के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। वैसे इस इंसिडेंट के बाद तो फलस्तीन सपोर्टर्स लोगों को गूगल की हर एक चीज को बॉयकॉट करना चाहिए। जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप्स, गूगल क्रोम, यहाँ तक कि गूगल सर्च इंजन, ये सब यूज ही नहीं करना चाहिए। इवन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल कंपनी का ही है, इसलिए फलस्तीन के सपोर्टर्स को एंड्रॉइड फोन ही यूज नहीं करने चाहिए, एप्पल फोन ले लेने चाहिए। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग कुछ समय पहले KFC, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग इन सब कंपनीज को बॉयकॉट कर रहे थे। आज की 10th अपडेट आ रही है कश्मीर से। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले कश्मीर में आतंकियों ने एक बिहारी वर्कर के ऊपर हमला किया जो कि कश्मीर में लेबर का काम किया करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला अनंतनाग के बीच बिहारा में हुआ है और इस हमले में बिहारी वर्कर की जान चली गई है। व्यक्ति का नाम राजा शाह बताया जा रहा है जो कि काम की तलाश में कश्मीर आया था। पिछले कुछ समय से आतंकी क्या कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले कश्मीरी माइग्रेंट्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करने वाले लोकल्स के ऊपर हमला हो रहा था। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि इलेक्शंस के दौरान कश्मीर में हमले करवाए जाएं ताकि लोग डर के मारे इलेक्शंस वाले दिन वोट देने सामने ही ना आए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां पर भारत के बाकी हिस्सों में
60 से 70 और कहीं कहीं तो 80% तक वोटिंग देखने को मिलती है। लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में अनंतनाग की सीट के ऊपर केवल 9% ही वोट डले थे। वहीं पर श्रीनगर की सीट के ऊपर मात्र 15% वोट डले थे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी इनकी सीट्स इस बार 400 पार हो पाएंगी? हाँ या फिर ना? 400 पार करना थोड़ा मुश्किल है। अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।